नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और उसके वजह से होने वाली जानलेवा दिक्कतों के बारे में। दरअसल वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बन रही है उसमें अगर हम समझें आम भाषा में तो देश की राजधानी को हम देख सकते हैं, दिल्ली। दरअसल वहाँ सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को घुटन महसूस हो रही है और लगभग 2 करोड़ की आबादी इसका शिकार हो रही है। ये तो एक तरह से मिसाल हुई दिल्ली की। पूरा देश भी इसी तरह के क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया चिंतित है। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अज़रबैजान में भी एक बैठक हुई है और जिसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। भारत ने अभी इस मामले में जो एक राशि मिल रही थी तीसरी दुनिया के देशों की बात करें, विकासशील देशों के लिए, उसको उन्होंने एक तरह से लेने से इनकार किया क्योंकि वो नाकाफ़ी है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट। तो बीच में मैं बहुत देर नहीं रहूँगा इसमें। कह सकते हैं कि जो चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी वो एक तरह से आंखें खोलने वाली भी होंगी और जो सरकार के लोग बैठकर प्लानिंग करते हैं उनके लिए भी एक रास्ता या मार्ग प्रशस्त करेगी कि वो बेहतर ज़िंदगी देने के लिए क्या कर सकते हैं। सवाल क्लाइमेट चेंज का और उससे होने वाले दुष्परिणामों का है। इसके साथ साथ देश में पर्यावरण की क्या स्थिति है, सांस लेने में कैसे दिक्कत हो रही है, पहाड़ कैसे घट रहे हैं, पेड़ पौधे कैसे कट रहे हैं और जो हमारे कह सकते हैं कि वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो नदियाँ हों, तालाब हों, उनको कैसे बचाया जाए। तो बहुत सारी बातें, एक ही विषय बहुत बड़ा होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शशि चोपड़ा जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे। वो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, जिसे कहते हैं रिस्क वाली जो चीज़ होती है, खतरों में जो देश को डाल सकती है, उससे कैसे बचना है, खासतौर से क्लाइमेट को लेकर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ पोपली जी और सड़क से लेकर, मैं बार बार बोलता हूँ, संसद तक की चिंता करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट कमल राठी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को विस्तार में जाने के बजाय सीधा शशिकांत जी की तरफ जाऊँगा। शशिकांत जी अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सौरभ जी आपसे इस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे और कुछ सवाल होंगे तो कमल राठी जी भी पूछ सकते हैं। सौरभ जी करेंगे चर्चा की शुरुआत की इस बिगड़ी आबो हवा में, जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में चिंतित है, भारत इसके लिए क्या सोच रहा है और भारत में उसके जानकार जो विशेषज्ञ हैं वो सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं, समाज को क्या सलाह दे रहे हैं और उसमें अगर हमने कुछ किया तो कितनी स्थिति बेहतर हो सकती है। पहले सौरभ जी के साथ बातचीत और फिर चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ शशि चोपड़ा जी। सौरभ जी नमस्कार। आंकड़ों के हिसाब से पिछले साल हमारा जो जीडीपी था वो तकरीबन 6% बढ़ा है। हमारा भारत का जीडीपी विश्व के जीडीपी के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी आगे है, काफ़ी तेज़ है और तकरीबन 6.4% ऐसा जीडीपी का ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर हमें बता रहे हैं विशेषज्ञ। पर उसमें हमें ये भी समझना है कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले दुष्परिणाम, जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों की वजह से साइंटिस्ट ये भी बता रहे हैं कि 5.4% ऑफ द जीडीपी का एक्चुअली हमें लॉस हुआ है। इसका ये मतलब है कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लगभग वाइप आउट हो गई है क्लाइमेट चेंज से। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 13.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत ने सिर्फ 2023 में भुगता है, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो फ्लडिंग की वजह से था या वो जो हमारी 2023 का जो वर्ष था और 2024। जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये किसी छोटे मोटे राज्य की मेरे ख्याल से बजट होगा, किसी छोटे मोटे देश की पूरी इकोनॉमी होगी। 13,50,000 जो आप बता रहे हैं, 13 लाख करोड़ का। जी। और ये आंकड़े ये पब्लिश्ड हैं, ये पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उसको सरकारी और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से उतारे हैं, उनके सोर्सेज भी मेरे पास हैं। 24 अरब मैन डेज, मतलब एक आदमी अगर एक दिन काम करता है तो उसको एक मैन डे कहते हैं। हमारे देश में 24 अरब मैन डेज का लॉस हुआ है 2022 में। इसकी खास वजह या फ्लडिंग थी या एक्सट्रीम हीट थी, क्योंकि तापमान इस कदर बढ़ रहा है कि सेफ नहीं है और कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई घायल हुए हैं। एक्चुअली तापमान, ये हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम है कि हमारा तापमान शहरों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है
और वो अनसेफ है। और इसकी और भी वजहें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज की जो चर्चा है वो इनके जो आपस में जो इनका जो ताना बाना है उसको लेके है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1990 के दशक से हमने 42 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि हम खो चुके हैं। हमारी जो एरेबल सॉइल है, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है, उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा आज खुश्की की वजह से ग्रसित है। हमारी उपज कम होती जा रही है, हम देख रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हैं। भारत की 32 बड़े शहरों में से 22 शहरों में लगातार एक्यूट वाटर स्ट्रेस है। इस बात पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इस तरह की बहुत सारी हमारे पास आगे के अनुमान मैं आपको 2-4 बताऊं। सबसे पहले 4.5 करोड़ लोग, ये अनुमान है कि 2050 तक हिंदुस्तान के अंदर 4.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के कहीं और पलायन करेंगे। वो पलायन जलवायु परिवर्तन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये अनुमान है कि अगर युद्ध स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश हम आज से नहीं करें या पूरे युद्ध स्तर पे ना करें, तो बहुत बड़ी आपदाएं हमारे देश में आने वाली हैं। 4 करोड़ भारतीय आंकड़े कह रहे हैं 2024 तक 4 करोड़ लोग जो मिडिल क्लास में हैं वो लोअर मिडिल क्लास या पॉवर्टी में गिर जाएंगे। 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान कृषक सेक्टर में हुआ है, कृषि सेक्टर में हुआ है 2016 से 2021 तक। तो 5 साल, जो 5 वर्ष थे 2016 से 2021 तक, उसमें कृषि सेक्टर ने 32,000 करोड़ रुपए का खामियाजा भुगता है। तो ये खामियाजा आम किसान, छोटे किसानों ने भुगता है, बड़े किसानों ने भुगता है। बड़े किसानों की क्षमता ज़्यादा होती है, छोटे किसानों की क्षमता कम होती है। तो इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। वन हमारे कम हो रहे हैं, कृषक भूमि खुश्क हो रही है, पानी जल संकट गहरा रहा है और जलवायु परिवर्तन और इंटेंसिफाई कर रहा है। तो इस संदर्भ में आज की चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि रिस्क किसको सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क में है, किसको सबसे ज़्यादा खतरा है और उस खतरे को कैसे टाला जाए, और रिस्क और वनरेबिलिटी में क्या कनेक्शन है। ये हमारे साथ आज जो मेहमान हैं शशिकांत चोपड़े जी वो शायद बेस्ट प्लेस्ड हैं इस बात को आगे। शशि जी आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? चोपड़ा जी तक हम जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सौरभ जी को आपने सुना होगा, हमारी चर्चा की शुरुआत इसी चिंता से कि ये जो जलवायु परिवर्तन है और इसके साथ साथ पर्यावरण का भी, जिसे कहते हैं चोरी दामन का साथ है। अगर जलवायु बदल रही है और वो पूरी मानवता को एक तरह से खतरे में डाल रही है, तो उसको लेकर क्या उपाय हो सकते हैं जिससे ये खतरा टल जाए या कम हो जाए? आपकी राय, क्योंकि आप इस पूरे मामले में देश और दुनिया के उन मसलों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो खतरे हैं वो कैसे कम किए जा सकते हैं। शशिकांत जी, आपकी राय। थैंक यू राघवेंद्र जी। मैं शुरुआत करूंगा ये बताने से कि क्लाइमेट चेंज जो मुद्दा है जी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और जो आपने जो मुद्दा शुरू में कहा एयर पोल्यूशन का, जिससे दिल्ली अभी बहुत भारी मात्रा में ग्रसित है, और बाकी अभी इंडिया में जो काफी ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज अगर हम सिंपल भाषा में बात करें जी, तो क्लाइमेट चेंज से जो सौरभ जी ने जो बातें कही, पानी की स्केर्सिटी या वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग, ये जो मुद्दे हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत बढ़ने वाली है फ्यूचर में। हम देखते हैं कि हम सुनते भी हैं कि 3 दिन की बारिश में पूरे मौसम की बारिश हो गई। हम ये भी सुनते हैं कि इतनी अतिवृष्टि, इतनी भयंकर बारिश पिछले 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।
या हम ऐसे भी सुनते हैं कई शहरों में रिकॉर्ड तापमान इतना हुआ है, या इतने इतने दिनों के लिए कंटिन्यूअस लू चली है या चलेगी। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वो बढ़ने वाली है क्लाइमेट चेंज के कारण, एकदम प्लेन भाषा में बात करें तो। बिल्कुल। और हम अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन जनरली, जैसे आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, इट्स रिलेटेड टू अपने व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है, मोटराइज व्हीकल से, या अब कुछ अगर ओपन बर्निंग होती है उनसे, तो जो कॉमन सोर्सेस हैं क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन के, काफी कॉमन सोर्सेस हैं। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं तो कुछ हद तक एयर पोल्यूशन को भी एड्रेस कर सकेंगे, और एयर पोल्यूशन को एड्रेस करते हैं तो कुछ हद तक हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर सकेंगे। तो हमें ये का मुद्दा भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास करके हम बात करें मध्य भारत की, जो छत्तीसगढ़ इलाका है जो काफी सूखा पीड़ित है, जहाँ काफी ड्राउट होता है, किसान लोग काफी मात्रा में ड्राउट से इम्पैक्ट होते हैं। और हम देखते हैं इवन मध्य प्रदेश में पिछले 5-10 सालों से सुनने में आ रहा है कि काफी मात्रा में लॉगिंग की होती है, मतलब पानी जल जमाव शहरों में जल भी हमने सुना है पिछले 5-10 सालों में रिसेंटली जी। और टेम्परेचर जो है काफी बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी के मौसम में आप मध्य प्रदेश के कोई भी सिटीज के उनकी जो इंटेंसिटी है डिग्री सेंटीग्रेड, या इतने दिन इतने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ के हानिकारक है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट की, ये बढ़ेगी और भविष्य में और तकलीफ देगी और बड़ी मात्रा में हमको इम्पैक्ट करेगी। तो सौरभ जी ने बहुत क्लियर शब्द में कहा है, इनका इम्पैक्ट हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है, लेकिन साथ साथ में मैं ये जोड़ूंगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्टेड है क्लाइमेट चेंज से, जो हमारे इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जी। तो साथ साथ में हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन से काफी इम्पैक्टेड है। अभी इसमें हम देखेंगे इसमें कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है। तो खास करके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या स्लम्स में रहते हैं या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं, और उनमें भी खास जो वयस्क पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन हम कहते हैं, और उनमें वुमेन ग्रुप्स भी काफी इम्पैक्टेड होता है, और चिल्ड्रन खास करके बच्चे जो अपने हमारे भविष्य की जनरेशन है, तो वो काफी इम्पैक्टेड रहती हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स जो मैंने कहा, वाटर स्कैर्सिटी हो गई, या जल जमाव हो गया, या हीट हो गया, या हेल्थ से रिलेटेड। तो ये एक वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप है जो बड़ी मात्रा में हर जगह पे, हर शहर में, हर गांव में हमें देखने को मिलता है जी। और खास से मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो गरीब जनता है, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन की जो जनता है, शशिकांत जी, उनमें परेशानी रहती है। मेरा इसमें सवाल ये था कि ये जो दिक्कतें हैं खेती से लेकर जंगल से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक की, अब इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? क्योंकि पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरा देश तो एक तरह से गैस चैम्बर बनने वाला है क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण में जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर। तो इससे बचाव के उपाय क्या है? ये जो डिजास्टर है इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? हाँ, तो मैं कुछ 7 पॉइंट्स कहूंगा जी, जो एक्शन ले सकते हैं। इसमें मैं शुरुआत में ये कहूंगा कि ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हितधारक हैं, जी जी, गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई, सिटीजन्स हो गए, या प्राइवेट सेक्टर हो गया,
या स्वयंसेवी संस्था हो गई, मीडिया हाउस हो गए या एकेडमिक हो गए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, इन सबको साथ में मिलके ये एक्शन लेने पड़ेंगे। तो हम इसको बोलते हैं ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। और इसमें खास करके हम अगर सिटीजन सेंट्रिक पे जाते हैं कि किस प्रकार से जनता, आम जनता इस मूवमेंट में जुड़ सके और ये इम्पैक्ट से बच सके, तो इसमें जो एक्शंस ले सकते हैं वो मैं अगले 5 मिनट में 5-7 मुद्दों पे बात करूंगा। जी, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो 5-7 मुद्दे बातचीत के सेकंड राउंड में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास चर्चा के लिए कुल 25 मिनट है और अब बचे हमारे पास सिर्फ 10 मिनट। तो मैं कमल राठी जी की तरफ आता हूं। बाकी जो आप 7 पॉइंट की बात कर रहे हैं कि समाज और सरकार क्या कर सकती है, समाज की तो जरूरत है कि वो जागरूक हो, और सरकार ऐसे कौन से कानूनी प्रावधान करे, ऐसे कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करे जिससे जिला प्रशासन, जो राज्य सरकारें हैं, वो उस पर काम कर सके। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, आपके 7 पॉइंट हम जरूर विस्तार से सुनना चाहेंगे। पहले कमल राठी जी की राय। कमल जी, आपने सौरभ जी को सुना, शशिकांत जी को सुना, एक आम जनता के नाते, एक एक्टिविस्ट के नाते आपकी चिंता क्या है और क्या हो सकता है आम आदमी के नजरिए से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये सब मुद्दे अंग्रेजी चैनल वाले तो लेते हैं, हिंदी चैनल ने अभी गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया, आपने लिया और इस बात को आगे बढ़ाया, उसके लिए पूरी चैनल बधाई के पात्र। इसके लिए हम शशिकांत जी का साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय से ये हमको मैंने मौका दिया, और हम चाहेंगे कि वो जो उनके पास गागर है उसको हमारे सागर में जरूर डालें। जी जी, और दूसरा मैं जो खास बात ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक सुझाव लगता है, और सभी ऐसे स्टेक होल्डर्स को जो इस पे काम कर रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक समझने के लिए आम आदमी के लिए बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास, और जैसे स्वच्छता का पूरे देश में एक मुहिम चली और आज हर आदमी और बल्कि जो आने वाली पीढ़ी वो इतनी जागरूक हुई कि स्वच्छता की तरफ बहुत जागरूक है। अब गाड़ी में भी आदमी एक छोटा सा डस्टबिन लेके चलने लगा। तो इससे ही जागरूकता क्लाइमेट चेंज की हमारे देश को आवश्यकता है, पूरी दुनिया को भी है, लेकिन हम अपने देश की, अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश को अति आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ऐसे भी जो विषय हो जो एक आम आदमी कर सकता हो, उसको कैसे कर सकता है और कैसे सरकार पे भी दबाव बनाए, क्योंकि सरकार वो काम करती है जो जनता चाहती है, जनता के प्रतिनिधि वो काम कराते हैं। जैसे फ्लडिंग की बात करते हैं तो शहर में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर के सामने की चीजें सब पक्की हो जाए, कच्ची ना रहे। उसमें मैं भी एक हूँ, इसलिए मैं किसी और पे आरोपित नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी वैसी रखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कहाँ हम चीजों को ऐसा मोटिवेट करें कि हम भी मोटिवेट हो, सरकार भी मोटिवेट हो और काम बहुत अच्छा हो और आसान शब्दों में। बिल्कुल। मैं सौरभ जी आपका कहूँगा कि जो फ्लड की बात हो रही है, हर कोई चाहता है कि नदी नालों को चैनलाइज कर दिया जाए, उस पर डैम बना दिया जाए। अगर ये सब आप प्रकृति के खिलाफ करेंगे तो फिर वो जलवायु जो दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि अगर प्राकृतिक चीज़ों को हम खुद मैनेज करेंगे तो फिर प्रकृति अपने हिसाब से मैनेज करती है। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी कुछ सालों पहले, वो उसी का एक उदाहरण थी। और अभी जैसे शशिकांत जी बताते हैं, मैं इसमें 2-3 वाक्य और जोड़ूंगा कि जो मौसम विज्ञानी है, एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि वेदर का जो मामला वो बहुत ही एक्सट्रीम पर जा रहा है। या तो जैसे कहा कि 5 मिनट में बादल फट रहे हैं और पूरे साल भर की बारिश हो रही है, या ओले गिर रहे हैं, या फिर इतनी गर्मी पड़ रही है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। तो सीधी सी बात है कि क्लाइमेट चेंज से आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है और हो रहा है। बड़े आदमी और जो शक्ति संपन्न है वो तो उससे कुछ दिन के लिए बच सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। आपकी छोटी सी राय फिर मैं शशिकांत जी से विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, राघवेंद्र जी, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास आपदाएं तो हैं जिनके साथ हमें जूझना पड़ेगा, चैलेंजेस हैं हमारे साथ, चुनौतियां हैं हमारे पास, पर बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। जी। और आइंस्टाइन जैसे एक महान वैज्ञानिक ने एक चीज़ कही थी, वो बहुत अहम है, यहाँ पे बहुत यूजफुल है। वो ये कह रहे थे कि आप उस प्रॉब्लम को उन औजारों से सॉल्व नहीं कर सकते जिन औजारों से वो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। बिल्कुल। तो अगर वो औजार आपकी प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं तो वो औजार उसको सॉल्व करने में इस्तेमाल नहीं आएंगे, वो आपके बेकार हैं। अच्छा, तो उस मामले में आपने सॉल्यूशन भी अपने सामने ही रखा है कि जो प्रकृति है, प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं, प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, उसको चलने दिया जाए।
आज भारतवर्ष में हमारे पास बहुत बढ़िया उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नोयाल नदी भारत की सबसे गंदी नदी मानी जाती थी। उसका प्रदूषण इस हद तक पहुंच गया था कि वो पानी जहर था, क्योंकि वो इंडस्ट्री से निकलती थी। आज हम देख रहे हैं कि उसमें हर तरह की तकनीकी का विज्ञान और तंत्र उस नदी में गया है। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पारदर्शिता से उसकी प्लानिंग हुई है, और बहुत आने वाले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि पूरी नदी का हाल बदल गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल है जैसलमेर में। जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ जो सूखा प्रभावित है, पानी बहुत कम है, 2-3 इंच पानी गिरता है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा गिरता हो, और उसमें जैसा शशिकांत जी बता रहे हैं, अब तो सब जगह बाढ़ आ रही है जी, रेगिस्तान की बात भी कर रहे हैं जैसलमेर की जी। उसमें पूरे सारे मुद्दे एक साथ लिए गए। ये नहीं कि आपका एक डिपार्टमेंट उस पे रिवर की चैनलाइजेशन कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट आपका पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों चीजें एक से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप गलत प्लानिंग करेंगे, अगर आपका तंत्र एक इस ढांचे में ढल चुका है जो नवाचार देखना ही नहीं चाहता, जो दुनिया में क्या नवाचार हुआ है, आज आपको ये जान के गर्व होगा कि छत्रपति संभाजी नगर एक जो शहर है जिसको औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था जी, वो दुनिया की एक मिसाल है। अभी उसको 2 या 3 अवार्ड मिले हैं विश्व स्तर पर अपनी खाम नदी को पुनर्जीवित करने के लिए। खाम नदी जो कि एक सीजनल नदी हो गई थी और जो सीवर बन चुका था, उसको पुनर्जीवित किया गया है, और वो आपके नगर प्रशासन, कंपनी का CSR और लोगों की साझेदारी से किया गया है। सबसे जरूरी है कि लोगों की साझेदारी को सरकारी अमला पहचाने, नवाचार को पहचाने, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को आगे लाए। इतना नवाचार हो चुका है कि हमें दोबारा एक पहिया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, पर हमें जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जिन्होंने हमें सॉल्यूशन दिए हैं, जरूर हमें उनसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा, दरअसल मैं समय कम लूंगा इसमें, कि समाज ने ही समस्याएं पैदा की हैं। पहाड़ों को, जंगलों को हमने ख़त्म किया है, नदियों को हमने ख़राब किया है। एक लाइन से इसमें ऐड करूंगा मैं कि अभी पिछले दिनों में हरिद्वार गया था। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास भी गंगा जी प्रदूषित हो गई है। आपने नदियों के प्रदूषण को रोकने की बात की है, तो हम तो गंगोत्री को भी मैला कर रहे हैं, ये समाज ही तो कर रहा है। तो शशिकांत जी, हम जानना चाहेंगे कि सरकार, उसका तंत्र यानी उसके प्रशासन के लोग और समाज के बीच अगर समन्वय होगा तभी सब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती, वरना हम लोग गैस चैम्बर तो बनी रहे और प्रकृति की जो एक तरह से अनायास जो बारिश होती है, अनायास गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, वो सब हमको जीने नहीं देगा, जानलेवा होगा। आपकी राय, वो सारे 7 पॉइंट जो आप बताना चाहते हैं, जरूर हमसे शेयर करें। थैंक यू राघवेंद्र जी। जैसे आपने कहा, सरकार और जनता को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडली अगर 7 पॉइंट को मैं डिवाइड करूं तो 3 ब्रॉड मुद्दे, मोटे मोटे मुद्दे की बात करूंगा मैं। उसमें एक है अवेयरनेस, और ये काफी स्मॉल मात्रा में आप जनता लेवल पे, स्कूल लेवल से शुरू कर सकते हैं, और ये किया हुआ है स्कूलों में। भारत में एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, तो वो उसमें बच्चों को भी अवेयरनेस आता है, और बच्चों के थ्रू उनके घरों में पेरेंट्स और बाकी जनता को अवेयरनेस आता है। तो ये मुद्दा रहा, और ये काफी इम्पैक्टफुल रहा है, काफी असरकारक रहा है, और हमने देखा है काफी स्कूलों में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। क्यों अवेयरनेस के सिवाय जो दूसरा मुद्दा मैं ब्रॉड स्तर में बात करूंगा, वो ये है जो एक आम नागरिक कदम ले सकता है। उसमें खास करके जो वेस्ट सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग, मिनिमाइजिंग वेस्ट, हमको वेस्ट मिनिमाइज करना है, और जो लैंडफिल में वेस्ट जाता है उसको रिसाइकल, रीयूज में हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हो, तो कम से कम लैंडफिल में वो जाए। तो उसमें आम नागरिक क्या कर सकता है,
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, सोसाइटीज लेवल पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। गोरखपुर शहर ने भी काफी हद तक इनको इम्प्लीमेंट किया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आईआईटी दिल्ली में भी हुए हैं और मुंबई में बड़ी मात्रा में हुए हैं। जी। तो वेस्ट सेग्रीगेशन करना जरूरी है। अपने घर के स्तर पे प्लास्टिक वेस्ट, जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा रहता है, उसको सेग्रीगेट करके जो वेस्ट कूड़ा, जो वेट कूड़ा है, गीला कूड़ा है, उसको कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं हम। आग्रह करूंगा कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है, आप चाहें तो जल्दी जल्दी से इन चीजों को बता दें। श्योर जी। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक टेक्नोलॉजीज भी हैं, बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो इन सब जो मैंने बात की, वाटर स्कैर्सिटी, हीट, फ्लडिंग की, इनसे जूझने में अवेलेबल हैं। लेकिन आखिरी में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखूंगा मैं, जो अपने ड्रेनेज है, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको हमें कंजर्व करने की जरूरत है। ड्रेनेज को साफ रखने की जरूरत है, उनमें कूड़ा जाने से बचाने की जरूरत है। इतना कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसानों को भी जरूरत है कि वो उन फसलों का उत्पादन करें जो पानी का कम खर्च करती हो। बहुत नटशेल की बात करूंगा, मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां धान की खेती हो रही है, जबकि वो धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वाटर लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि जमीन से पानी निकालकर वो धान की खेती कर रहे हैं। और उसके अलावा सरकार और अगर उनके तंत्र में समन्वय होगा तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो सरकार करती है, तंत्र उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, और समाज का सहयोग होगा तो स्थितियाँ बिगड़ने से थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएगी। चूंकि वक्त मेरे पास कम है, सौरभ जी आपकी बात हम नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं, राठी जी आपको भी मैं दोबारा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो कह सकते हैं कि ये जो जानलेवा जलवायु है, इसने पूरे देश को गैस चैम्बर की तरफ धकेल दिया है। दिल्ली इसका उदाहरण है। हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घोंटू माहौल हो रहा है, लोग लंग्स की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। जानलेवा जलवायु से कैसे बचे, इस पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे। शशिकांत जी जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनको दोबारा जोड़ेंगे। शशिकांत जी आपका बहुत साधुवाद, सौरभ जी आपका बहुत धन्यवाद, और कमल जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहना तो देखते रहिए IND24।